गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक्स में हमने लास्ट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिस्कस कर लिया था। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन में डिफरेंशिएट कर लिया था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स टू डिटरमाइन order of a reaction. Methods to determine order of a reaction. Now this topic is very important from exam point of view. Now the first method is use of integrated rate equation. अब यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में भी दो तरह के मेथड्स हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का पता होना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का पता होना चाहिए एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी हमें ये तो एक तो ए पता होना चाहिए, एक हमें ए माइनस एक्स पता होना चाहिए। अब ए क्या होता है? दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ज़ीरो टाइम। ए माइनस एक्स डिफाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। तो हमें अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट्स की उस टाइम पे कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए रिएक्टेंट की। फिर हम क्या करेंगे, इन कॉन्सेंट्रेशंस को हम कहाँ पुट करेंगे? हर ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास होती है के इज़ इक्वल टू 1/t इंटू सी नॉट बाय सी टी, सी नॉट माइनस सी टी। दिस इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। नंबर 2, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है? के इज़ इक्वल टू 2.303/t log सी नॉट बाय सी टी। नाउ नंबर 3, के इज़ इक्वल टू 1/t इंटू 1/ct माइनस 1/c नॉट। दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, this is for second order, and number 4 is for third order. K is equal to 1/2t into 1/ct square minus 1/c naught square. Now this is for third order. ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया, तो वहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है रिएक्टेंट की ज़ीरो टाइम पे और रिएक्टेंट की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दी है अलग अलग टाइम इंटरवल पे। ठीक है, मान लो कि 0 मिनट पे दी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की है वो दी है कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी मान लेते हैं हम। फिर 5 मिनट बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, 5 मिनट पे दी है, फिर 10 मिनट पे दी है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज़ ही होगी ना अलग अलग टाइम पे। ठीक है, फिर 15 मिनट पे दी है तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी नॉट की वैल्यू तो हर बार कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सी नॉट की वैल्यू तो चेंज नहीं होती ना। ठीक है, 0 मिनट पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, मान लो हमें 5 मिनट पे निकालनी है तो टाइम हम यहाँ 5 मिनट पुट कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 5 मिनट पे जितनी भी थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 10 मिनट पे देखेंगे तो टाइम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? के एट मतलब 10 मिनट्स पे। फिर हम 15 मिनट पे निकाल लेंगे, टी की वैल्यू हम 15 मिनट पुट कर देंगे। सी नॉट सेम रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट
15 मिनट्स जो होगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह हम 3-4 रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हमने 5 मिनट पे निकाल लिया, हमने 10 मिनट पे निकाल लिया, हमने यहाँ 15 मिनट पे निकाल दिया। अगर सारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है और कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब वो रिएक्शन उस ऑर्डर की है, ठीक है। जिस ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को यूज़ करने पे के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, मींस वो रिएक्शन उस ऑर्डर की है। मान लो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन को अप्लाई करने पे अलग अलग टाइम्स पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, मतलब सी टी की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग टाइम पे, सी नॉट की वैल्यू तो सेम रहेगी, टाइम चेंज होता रहेगा और सी टी चेंज होता रहेगा। तो हर बार अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो वो इक्वेशन उस ऑर्डर की है, यानी वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर के लिए, तो पहले हम ज़ीरो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ज़ीरो ऑर्डर के लिए k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है फिर तो वो इक्वेशन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर की हो जाएगी। अगर ज़ीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन अप्लाई करने पे k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही, k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही, तो फिर हम किस पे मूव करेंगे, इस पे सेकंड ऑर्डर पे, ठीक है। अगर सेकंड नहीं, फर्स्ट ऑर्डर पे। अगर फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही फिर हम थर्ड पे मूव करेंगे, थर्ड से भी कांस्टेंट नहीं आ रही फिर हम फोर्थ पे मूव करेंगे, फोर्थ पे तो कांस्टेंट, फोर्थ तक ही है वैसे हमारे सिलेबस में, इतना आगे तक कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता, ज़ीरो फर्स्ट या सेकेंड तक ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सी नॉट और सी टी के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में, और ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो जो है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी को क्लियर हो गया होगा। यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में नंबर 2 ही है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में आपको टाइम की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 0 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी हुई है। एक बात है, जो ग्राफिकल मेथड होता है वो किस केस में अप्लाई होता है, व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, तभी ग्राफिकल मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ 0 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी होगी, 5 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी होगी, 10 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी होगी, 15 मिनट्स पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी होगी, 20 मिनट्स पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी होगी, ठीक है। तो 0 मिनट पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सी नॉट। तो हम अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है उससे हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। जैसे ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, के इज़ इक्वल टू 1/t इंटू सी नॉट माइनस सी टी, ठीक है। तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमेशा सी टी वर्सेस टी प्लॉट करेंगे, ठीक है। सी टी वर्सेस टी प्लॉट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वेयर y क्या होता है, जो वर्सेस से पहले होता है, x क्या होता है, जो वर्सेस के बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी टी है वो y है, और जो x है वो जो t है वो क्या है, x है। मीन्स सी टी तो y एक्सिस पे प्लॉट होगा और t x एक्सिस पे प्लॉट होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जैसे सी टी और t दिए हुए हैं उसको हमने इस फॉर्म में मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो y यानी सी टी को इस इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, और जो t है उसको हमने राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के टी इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी, ठीक है। अब सी टी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सी टी इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, ठीक है। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके इस एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज़ सी टी इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ कंपेयर
नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो सी टी कॉरस्पॉन्ड्स टू वाई, एक्स कॉरस्पॉन्ड्स टू टी, एंड एम क्या डिफाइन करता है, स्लोप ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्लोप क्या हो गया, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, माइनस के। और इंटरसेप्ट, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे वो ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, सी नोट। अब हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास किस तरह का बनेगा ये ग्राफ, सी टी वाई एक्सिस पे आएगा, मैंने पहले ही बताया था, और जो टाइम है वो कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, जिस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है उस ग्राफ वो ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप। मीन्स टाइम के बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और ऐसा होता भी है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसीलिए ये ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप यही इंटरसेप्ट इंडिकेट करता है। और ये क्या है, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, सी नॉट की। ठीक है, तो आपको जो भी न्यूमेरिकल दे रखा होगा उसमें ये वैल्यूज़ दे रखी होंगी। इन वैल्यूज से ना आप ग्राफ प्लॉट करोगे ज़ीरो ऑर्डर के लिए, सी टी वर्सेस टी। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है और स्लोप उसका ये आ रहा है, उस ग्राफ से माइनस के आ रहा है, तो दैट मीन्स वो जो केमिकल रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है, ज़ीरो ऑर्डर की। अगर उस केमिकल इक्वेशन के डाटा से ग्राफ प्लॉट करने पे इस तरह का ग्राफ आ रहा है और उसका स्लोप ये आ रहा है, मीन्स माइनस के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स वो इक्वेशन किस ऑर्डर की है, ज़ीरो ऑर्डर की है। वैसे इस पे ग्राफ नहीं आते, ये जस्ट एज अ मेथड ही पूछा जाता है। नंबर 2 इज़ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरह का ग्राफ आएगा, फर्स्ट ऑर्डर k इज इक्वल टू 1 बाय k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग सी नॉट बाय सी टी। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमें। सॉरी, ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हमने वही है, सी टी को अलग करना है, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाना है वो सी टी वर्सेस टी बनाना है, तो हमें सी टी को अलग करना पड़ेगा। तो के टी को इधर ले जाएंगे, दैट इज़ के टी बाय 2.303 लॉग सी नॉट बाय सी टी। अब लॉग ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी। ठीक है, तो लॉग सी टी को इधर ले आओ, log सी टी इज इक्वल टू log सी नॉट माइनस के टी बाई 2.303। ठीक है, टी वाले को हम पहले लिख लेंगे, जो टी वाली फॉर्म होगी ना उसको हम हमेशा पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज़ माइनस के टी बाई 2.303 प्लस log सी नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो y है वो क्या है, जो y है वो क्या है, log सी टी। x है जो वो क्या है, t। m किसके इक्वल हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखो m को हम कंपेयर करेंगे तो m किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के बाय 2.303।
और जो इंटरसेप्ट है c वो किसके इक्वल हो जाएगा, log c नॉट के। तो यहाँ से हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, log सी टी वर्सेस टी। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या आ रहा है, देखो इसमें भी स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ नेगेटिव स्लोप, यानी लीनियरली डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना है, -k/2.303, और इसका इंटरसेप्ट कितना हुआ, log c नॉट। तो अगर तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है तो पहले तुम उसका ज़ीरो ऑर्डर से स्टार्ट करोगे, वहाँ से सी टी वर्सेस टी उसका ग्राफ प्लॉट करोगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो दैट मीन्स वो जो केमिकल रिएक्शन है ज़ीरो ऑर्डर की है। फिर अगर ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा तो मीन्स वो ज़ीरो ऑर्डर की नहीं है। फिर तुम फर्स्ट ऑर्डर का प्लॉट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर में तुम किसका ग्राफ प्लॉट करोगे, log सी टी वर्सेस टी का। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप आ रहा है और उसका जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू -k/2.303 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर की भी नहीं है फिर तुम किस पे मूव ऑन करोगे, सेकेंड ऑर्डर की। सो नंबर 3 इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर पे डिपेंड करती है। तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है कि इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/ct माइनस 1/c नॉट। तो हमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, सी टी वर्सेस टी। अगेन जो वर्सेस से पहले होता है वो वाई एक्सिस पे, जो वर्सेस के बाद होता है वो एक्स एक्सिस पे। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए वाई वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। इसमें वाई कौन है, सी टी, तो इसमें 1/ct है। 1/ct को हमारा पर्पज़ क्या है, लेफ्ट साइड में लेके जाने का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में वाई कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, दैट इज़ के टी इज़ इक्वल टू 1/ct माइनस 1/c नॉट। तो 1/ct को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/ct इज़ इक्वल टू 1/ct इधर जाएगा, और सॉरी 1/ct इधर ही रहेगा, और के टी को इधर ले आएंगे, सॉरी 1/c नॉट को इधर ले जाएंगे, दैट इज़ के टी प्लस 1/c नॉट। तो 1/ct वर्सेस टी, इस तरह की इक्वेशन आ गई। अब इसको इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब तुम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। सो हेयर y इज़ इक्वल टू 1/ct एंड x इज़ इक्वल टू t, एंड स्लोप यानी m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस k, इंटरसेप्ट कितना आ गया, प्लस 1/c नॉट। तो यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ डाउनवर्ड नहीं बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो कैसा बनेगा ये ग्राफ, 1/ct versus t is a straight line graph with a positive slope. स्लोप कितना आ गया हमारे पास, स्लोप की वैल्यू आ गई प्लस k। ठीक है, एंड द इंटरसेप्ट इज 1/c नॉट। ठीक है, तो अगर सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो जब हम 1/ct वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का आना चाहिए। अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है और स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो जो केमिकल रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। अगर सेकेंड ऑर्डर की भी नहीं है तो फिर हम किस पे मूव करेंगे, थर्ड ऑर्डर पे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स थर्ड ऑर्डर।
थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए जो ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/ct माइनस 1/, k इज इक्वल टू 1/2t इंटू 1/ct स्क्र माइनस 1/c0 स्क्र। तो अगेन 1/ct स्क्र वाले पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/ct स्क्र माइनस 1/c0 स्क्र। ठीक है, 1/ct स्क्र को एक साइड रख लेंगे, 1/c0 स्क्र को इधर ले जाएंगे, 1/c0 स्क्र प्लस 2kt, दैट इज 1/ct स्क्र इज इक्वल टू 2kt plus 1/c0 square. Now comparing this equation with the straight line equation, that is y is equal to mx plus c. जब इससे कंपेयर करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1/ct स्क्वायर, ठीक है, x क्या हो जाएगा t, स्लोप क्या हो जाएगा प्लस 2k, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1/c0 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज 1/ct स्क्वायर वर्सेस t इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ पॉजिटिव स्लोप। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, दैट इज प्लस 2k, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा 1/c0 स्क्वायर। तो फिर अगर जिस भी केमिकल रिएक्शन के डाटा से इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। So this was first method and we are done with the first method, that is use of integrated rate equation by graphical method and substitution method. Next we are doing the differential rate equation method. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड, और इसको हम बोलते हैं वेंटॉफ्स डिफरेंशियल मेथड। तो डिफरेंशियल से पता लग रहा है कि कुछ डिफरेंशियल टर्म यूज़ होने वाली है। देखो जैसे ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसके लिए हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ज़ीरोथ पावर पे डिपेंड करती है, यानी इंडिपेंडेंट होती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है, और अगर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन की सेकेंड पावर पे डिपेंड करती है, और अगर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की थर्ड पावर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं कि दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, दैट इज़ माइनस हमने किस लिए लिखाया है, रिएक्टेंट के लिए लिखाया है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। बाय चेंज इन टाइम डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की nth पावर के, मीन्स ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, वन ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स की रिएक्शन के लिए हम एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर कि मान लो दो कॉन्सेंट्रेशंस हैं यानी C1 और C2, ये किसकी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है C1 और C2, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ले ली, तो उन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, R1 एंड R2 होंगी। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे रेट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो R1 हम मान लेते हैं C1 कॉन्सेंट्रेशन पे है, ठीक है, और R2 मान लेते हैं हम C2 कॉन्सेंट्रेशन पे है।
दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। अब दोनों तरफ अगर log ले लेंगे हम, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, we have log R1 is equal to log K प्लस n log C1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3। सिमिलरली जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसके लिए log R2 इज इक्वल टू log K प्लस n log C2 हो जाएगा, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 4। Now subtracting equation 4 from equation 3, subtracting equation 4 नहीं 3, 4 में से माइनस करेंगे 3 from equation 4, we have लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। सो log R2 माइनस log R1 इज इक्वल टू log के माइनस log के 0 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log C2 माइनस log C1। n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, log R2 माइनस log R1 बाय log C2 माइनस log C1। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि R1 और R2 की वैल्यू क्या है एट C1 और C2, तभी हम n को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जैसे C1 कॉन्सेंट्रेशन, ये C1 कॉन्सेंट्रेशन है और ये C2 कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की। ठीक है, तो हम इस पे क्या कर लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। R1 और R2 क्या डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, रेट ऑफ रिएक्शन एट C1 कॉन्सेंट्रेशन, R2 डिफाइंस रेट ऑफ रिएक्शन एट C2 कॉन्सेंट्रेशन। तो मान लो हमें कॉन्सेंट्रेशन C1 पे फोकस करना, मान लो हमें C1 कॉन्सेंट्रेशन पे R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, R1 इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें 2 टाइम मिल जाएंगे फर्दर, एक इस पॉइंट पे एक टाइम मिल जाएगा, एक हमें इस पॉइंट पे एक टाइम मिल जाएगा। ठीक है, 2 टाइम मिल जाएंगे हमें यहाँ पे और 2 कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएंगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी R1 किसके इक्वल हो जाएगा, मान लो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C3, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C3 माइनस C4, C3 पे जो टाइम है वो T3 हो गया और C4 पे जो टाइम है वो T4 हो गया। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन यानी R1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम C2 के लिए प्लॉट कर लेंगे। C2 के लिए जब हमें R2 की वैल्यू निकालनी है तो C2 पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप ही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी विद टाइम डिक्रीज हो रही है। तो मान लो ये हमारे पास C2 कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारे पास C1 कॉन्सेंट्रेशन है। C1 कॉन्सेंट्रेशन पे हमने R1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, अब हमें C2 कॉन्सेंट्रेशन पे R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, C2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इस पे हम 2 कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू देख लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए टाइम जैसे मान लिया हमने यहाँ पे, वहाँ पे C3 C4 माना था, यहाँ पे हम C5 C6 मान लेते हैं।
C6 पे टाइम T6 है, C5 पे टाइम T5 है। तो C2 कॉन्सेंट्रेशन पे R2 की वैल्यू क्या होगी? R2 की वैल्यू होगी C6 माइनस C5 डिवाइडेड बाय T6 माइनस T5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? R2 बेसिकली डिफाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होता है, इसीलिए इस ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? R2 की वैल्यू आ जाएगी एट कॉन्सेंट्रेशन C2। R1 की हमने पहले वैल्यू निकाल ली थी एट कॉन्सेंट्रेशन C1, तो R2 आ गया, R1 आ गया, C1 C2 हमें पता ही है, तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड वर्क्स, और वेंटोव्स डिफरेंशियल मेथड वर्क्स। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी आपको इस लेक्चर में छोटे से छोटा भी डाउट हो तो आप विदाउट हेजिटेशन मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं।